बीजेपी की वॉशिंग मशीन 24 घंटे काम करती है। कोई भी नेता कितने ही संगीन मामले में ही क्यों ना फंस गया हो, लेकिन जैसे ही वह बीजेपी में आता है पाक साफ हो जाता है। ये दावा है विपक्ष का और कहना है कि जिस शख्स को बीजेपी द्वारा सुबह देश विरोधी बताया जाता है, शाम को उसे गले भी लगा लिया जाता है। बस उस व्यक्ति के अंदर चुनाव जीतने या जिताने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब चाहे वह किसी की जान लेने, अपहरण, रंगदारी, नक्सली कनेक्शन या किसी दूसरे संगीन आरोप के घेरे में ही क्यों ना हो, अगर सीट मिल सकती है तो दाग अच्छे होते हैं। और बीजेपी या उसके साथ तो यह दाग धुलने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। विपक्ष जमकर धज्जियां उड़ा रहा है और अब सवाल पूछ रहा है कि क्या बीजेपी अब देशद्रोह के आरोपी के लिए प्रचार करेगी? तो आखिर क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल? इसी को लेकर आज के इस एपिसोड में करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हर कोई चुनाव की तैयारियों में लगा है और हर दल जीत का सपना सजाए हुए है। इसी के चलते जेडीयू ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया जिससे बीजेपी चौतरफा घिर गई। हालांकि बीजेपी अब गुस्से में तो है ही, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि बात सहयोगी की है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस समय पहले ही नीतीश कुछ उखड़े उखड़े हैं। ऐसे में अगर जेडीयू के किसी फैसले का बीजेपी ने विरोध कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू बीजेपी से नाता ही तोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली तक होगा। तो चलिए बात करते हैं आखिर जेडीयू के किस फैसले से बीजेपी फंसी नजर आ रही है और क्यों विपक्ष सवाल पूछ रहा है। दरअसल आपको याद होगा कुछ महीने पहले जिस मनोरमा देवी के घर पर एनआईए की रेड पड़ी थी, जिन पर देशद्रोही होने के आरोप लगे थे, नक्सलियों के साथ कनेक्शन के आरोप लगे थे, वो मनोरमा देवी अब जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। जेडीयू ने उन्हें बेलागंज सीट से उम्मीदवार बनाया और हैरानी की बात यह है कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, यानी एनडीए के नेताओं की बाकायदा एक बैठक हुई जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और बीजेपी के साथ साथ हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता भी शामिल हुए और उसी बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद जैसे ही नीतीश कुमार ने मनोरमा यादव के नाम का ऐलान किया, विपक्ष हमलावर हो गया। हर तरफ चर्चा हो रही है कि एनडीए को सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार से मतलब है, फिर चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इनके लिए प्रचार करेंगे? क्या बीजेपी के दिग्गज मनोरमा के लिए वोट मांगने जाएंगे? अब इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अभी सितंबर महीने में ही बिहार में नक्सलियों से संबंधों के चलते जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए ने छापेमारी की थी। गया और बबुआ में उनके और उनसे जुड़े लोगों के कुल 5 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। एनआईए को शक था कि मनोरमा देवी नक्सलियों को हथियार और पैसे मुहैया करवाती। वहीं छापेमारी के बाद एनआईए ने बताया कि कुल 4 करोड़ 3 लाख नगद, 10 अलग अलग तरह के हथियार, कई दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। यानी मनोरमा पर नक्सलियों के साथ संबंध होने का शक जताया गया। साथ ही देशद्रोही का आरोप भी मनोरमा पर लग गया था। ऐसे में अब जब मनोरमा को टिकट मिला तो सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी इस कैंडिडेट के लिए प्रचार करेगी, जबकि ये छापेमारी केंद्र के इशारे पर ही तो हुई होगी, क्योंकि एनआईए तो केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसके अलावा एनआईए की छापेमारी में यह भी सामने आया था कि मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन भी है। जो बरामद हथियार थे वो नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए ही रखे गए थे और इसकी जानकारी खुद एनआईए ने अपने प्रेस रिलीज में दी। और अब इस पूरी जानकारी के बाद जब यह खबर आती है कि मनोरमा को उपचुनाव में टिकट दिया गया है जेडीयू से, तो अब आरोप लग रहे हैं कि अगर कोई आम इंसान के घर से इतना रुपए और हथियार बरामद होते तो वह आज जेल में होता, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इन्हें टिकट से नवाजने का काम किया। और आम आदमी तो छोड़िए, विपक्ष का कोई नेता होता तो खुद बीजेपी और जेडीयू हल्ला मचा रहे होते। लेकिन अब वही बीजेपी नेता मनोरमा देवी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, मनोरमा देवी कोई साधारण परिवार से नहीं है। इनके स्वर्गीय पति के साथ साथ बेटे पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लालू यादव राज में बिंदा यादव का गया जिले में दबदबा था। इनके बेटे भी गाड़ी से चलने के दौरान साइड नहीं देने वाले को गोली मार देते थे। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव पर ठेकेदार बनने के साथ साथ आपराधिक आरोप के भी दाग लगे। साथ ही इन पर नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने सहित देशद्रोह का भी आरोप लगा। इस मामले में 5 साल की जेल भी हुई थी, लेकिन पहुंच और पैरवी के कारण जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद अपनी आतंक की बदौलत करोड़पति बन गए और आकृत संपत्ति बनाई। हालांकि अपने राजनीतिक करियर में ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। 2001 में बिंदी यादव जिला परिषद का अध्यक्ष बने और यहीं से मनोरमा देवी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। प्रखंड प्रमुख से लेकर विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया। 2001 में ही मनोरमा देवी गया जिले के मोहनपुर की प्रखंड प्रमुख बनी थी। मनोरमा देवी के पति के आरजेडी से अच्छे संबंध थे, इसलिए मनोरमा देवी 2003 से 2009 तक आरजेडी से एमएलसी रही। 15 से 21 तक जेडीयू के विधान पार्षद रही। हालांकि बिंदी यादव ने भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2005 में निर्दलीय और 2010 में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। खैर, मनोरमा देवी की बात करें तो वे कभी आरजेडी और उसके बाद जेडीयू का दामन थाम कर वो चलती रही, लेकिन 2016 में एमएलसी रहते हुए उनके घर से शराब मिली तो जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि 2020 में जेडीयू ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया था और अब एक बार फिर से मनोरमा देवी पर जदयू ने विश्वास जताया। विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज से अपने उम्मीदवार बना दिया है, तो बेलागंज में मनोरमा देवी का सामना राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार से होगा।
तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मनोरमा देवी अपनी इस परीक्षा में सफल हो पाती हैं या फिर असफलता मिलती है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, इसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि इनके कनेक्शंस हैं नक्सलियों के साथ, क्योंकि इनका दबदबा है उस इलाके में। वहां पर लोग खौफ खाते हैं मनोरमा और उनके परिवार से, इसीलिए उम्मीदवार बनाया गया है जिससे कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बस यह सीट जेडीयू के खाते में आ जाए। खैर, अब वजह जो भी हो, लेकिन बीजेपी फिलहाल बुरी तरह घिर गई है और सवाल जेडीयू से ज्यादा बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में चुप्पी साधे हुए क्यों बैठी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर देखो। नमस्कार।